अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने बायोमास और बायोफ्यूल या बायोमास और फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कार्बोनेशियस मटेरियल जो होता है, उसको हमने किस में चेंज करना होता है, कार्बन मोनोक्साइड में, हाइड्रोजन में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि गैसिफिकेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने बायोमास को या फिर जो कार्बोनेशियस मटेरियल होगा उसको तीन चीज़ों में कन्वर्ट करना है, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमने ये चीज़ हम कैसे अचीव करते हैं, यानी कि ये गैसेस हम कैसे बनाते हैं बायोमास के ज़रिए। ये नीचे इसका तरीका है कि दिस इज अचीव्ड बाय रिएक्टिंग द मटेरियल एट हाई टेम्परेचर। हमने मटेरियल्स को रिएक्ट करना है हाई टेम्परेचर पे विदाउट कंबस्शन। तो विदाउट कंबस्शन कैसे होगी कि हमने जो कंबस्शन होती है, कंबस्शन को ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, ऑक्सीजन इन एक्सेस चाहिए होती है। अगर हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दें अपने बायोमास को और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दें, ठीक है, यानी हमने उसको बहुत ज़्यादा हीट दी जो हमारा बायोमास मटेरियल है, और लेकिन हमने उसको कंट्रोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दी, तो इस तरह कंबस्शन भी नहीं होगी और हमारे पास गैसिफिकेशन अचीव हो जाएगी, यानी गैसिफिकेशन प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। अगली बात यह है कि इसके अंदर कुछ कैटलिस्ट जो अप्लाई होते हैं वो होते हैं डोलोमाइट, पोटाशियम मिनरल एंड निकल बेस्ड कंपाउंड्स। इसके अलावा सोर्स ऑफ हीट, जिस तरह मैंने अभी पहले कहा था ना कि हमने हीट देनी होती है, तो वो कैसे देते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए देते हैं या कंबस्शन हीट ऑफ फॉसिल फ्यूल से या बायोमास को हीट करने से, यानी बायोमास को कंबस्शन से, यानी अलग से जो हमने प्रोवाइड करनी है ना हीट बायोमास को, ताकि मतलब ये वाली इस हीट की जो मैंने बात की थी, ये वाली हीट की जो मैंने बात की थी, जो हमने हीट मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, तो इसके लिए जो हीट चाहिए होगी उसके ये सोर्सेज हैं। और गैसिफाइंग मीडियम स्टीम हो गया, एयर हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया। इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ बायोमास कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रेजिड्यू फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कौन कौन सा बायोमास हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सॉडस्ट, ब्लैक लिक्विड, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिएक्टर यूज, हमारे पास रिएक्टर कौन से यूज होते हैं, फिक्स्ड बेड और डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर, updraft gasifier and Texaco gasifier and dual bed gasifiers and fluidized bed gasifier, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये वाले जो है हम गैसिफायर्स इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस में। और हमारे पास बेस्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस कौन सी होती हैं, हमने टेम्परेचर को 800 डिग्री सी पर रखना है, और हमने फ्यूल रेशो, ऑक्सीजन टू फ्यूल रेशो कितनी रखनी है, 0.25। यानी कि हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने ऑक्सीजन ज़्यादा रखनी है फ्यूल ज़्यादा रखनी है, यह है ऑक्सीजन टू फ्यूल रेशो, O2 डिवाइड बाय फ्यूल, ठीक है। इसका आंसर 0.25 आना चाहिए। तो हमारा अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो तभी हमारा आंसर 0.25 आएगा ना, तभी हमारा आंसर 1 से कम आएगा अगर डिनोमिनेटर कम हुआ। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ तो तभी हमारा आंसर 1 से कम आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हमने क्या करनी है, कम रखनी है एज़ कम्पेयर टू फ्यूल, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि हमें कंबस्शन अचीव करने के लिए ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम रखनी है, फ्यूल का रेट ज़्यादा रखना है हमने, ठीक है। रिएक्शन टाइम ऑफ 90 मिनट हमने अप्लाई करना है। इसके अलावा हमने कैल्साइंट सीमेंट की इन डस्ट को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास बेस्ट कंडीशंस हैं गैसिफिकेशन की। अब इसमें स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन में देखेंगे, हमारे पास बायोमास पार्टिकल होता है जिसको हम हीट देते हैं, हीट देने के बाद वो एक चीज़ में तब्दील होता है, साथ में वो गैसेस और टार रिलीज कर देता है। फिर हम उसको आगे स्टीम देते हैं तो चार बनता है, और साथ में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन, ये चीज़ें ऑब्टेन हो जाती हैं हमें। इसके अलावा बायोमास के सैंपल में हमारे कॉटन स्टॉक्स, कॉर्न स्टॉक्स और राइस स्ट्रॉ, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और गैसिफिकेशन प्रोसीजर, हमारे पास जो एयर होती है, मतलब इसमें प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप के क्या क्या करना होता है गैसिफिकेशन में, हमने सबसे पहले क्या करना है, एयर इन द रिएक्टर वॉज पर्ज्ड यूजिंग 100% ऑक्सीजन। फर्स्ट होता है सफाई करना। हमने क्या करना है, गैसिफिकेशन की में जो एयर हमने देनी है, जो गैसिफिकेशन रिएक्टर जो होगा उसमें जो हमने एयर प्रोवाइड करनी है उसको हमने पर्ज करना है, उसको हमने साफ करना है 100% ऑक्सीजन से, ठीक है। रिएक्टर वाज देन प्लेस इन अ फर्नेस, फिर वही वाला रिएक्टर जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन भेजी हुई होती है उसको हमने फर्नेस पे प्लेस करना है, ताकि आइसोथर्मल हीटिंग, यानी ताकि हम हाई हीटिंग कर सकें उसकी। फिर थर्मोकपल को भी हमने लगाना होता है जो रिएक्टर होता है उसके साथ, ताकि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और टेम्परेचर को एक पॉइंट पे मेंटेन रख सकें, या ना टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ना होने देना, टेम्परेचर को ज़्यादा होने से रोकने के लिए हम थर्मोकपल का इस्तेमाल करते हैं। और रिएक्टर वाज देन रिमूव फ्रॉम द फर्नेस, फिर हमने क्या करना है, फर्नेस से जब हमने हीटिंग अचीव कर ली, ठीक है, हीटिंग अचीव करने के बाद हमने रिएक्टर को फर्नेस से रिमूव करना है, और फिर उसको 15 मिनट के लिए फ़ैन के अंदर रख देना है, ठीक है, और ताकि वो अच्छी तरह से मतलब ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए वापस। और फिर प्रोड्यूसर गैस जो हमारे पास होगी उसे कलेक्ट कर लेना है, चार एंड तार जो हमारे पास ऑब्टेन होंगे उनको भी हमने कलेक्ट और वे करना है। अभी हमें ओवरऑल दोबारा बताओ कि हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो एयर होती है ना रिएक्टर में जो हमने भेजनी होती है उसको 100% ऑक्सीजन से पर्ज करना है, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, रिएक्टर को फर्नेस के ऊपर रखना है ताकि
फर्नेस के अंदर रखना है ताकि हम हीटिंग अचीव कर सकें। फिर हम जब हमने हीट करना है तो हमने साथ में थर्मोकपल का इस्तेमाल करना है। जो थर्मोकपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, वो टेम्परेचर को ज़्यादा हाई नहीं होने देंगे। इसके अलावा हमने क्या करना है, रिएक्टर जो होगा उसको हमने रिमूव कर लेना है फर्नेस से, ठीक है, और उसको 15 मिनट के लिए फ़ैन के अंडर रख देना है ताकि हम रूम टेम्परेचर ले लें। फिर हमारे पास जो प्रोड्यूसर गैस होगा उसे कलेक्ट कर लेना है और 4 एंड तार जो होगा उसे भी कलेक्ट कर लेना है। अब ये स्टेप बाय स्टेप है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ड्राइंग करनी है। ड्राइंग में हमने सबसे पहले क्या करना है कि टेम्परेचर अबव 373 केल्विन, हमारे पास वाटर का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, 373 केल्विन होता है ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री सी मतलब 373 केल्विन होता है। तो हमने टेम्परेचर को 373 केल्विन से ऊपर किया तो हमारे पास क्या होगा, वाटर सारे का सारा रिमूव हो जाएगा स्टीम के तौर पर। लेकिन यहाँ पे फ्यूल जो होता है ना वो हमारा डिकम्पोज नहीं होता है इतने लो टेम्परेचर पे। और अगली बात यह कि पायरोलिसिस, पायरोलिसिस में हमने क्या करना है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ द बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने बायोमास की क्या करनी है, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ द बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमने हीट दे के बायोमास की डीकम्पोजिशन करवा देनी है और ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करनी हमने इस प्रोसेस में। वोलेटाइल कंपोनेंट्स आर वेपराइज्ड बाय हीटिंग, जो हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे वो सारे वेपराइज हो जाएंगे जब हमने हीट करने, तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स सारे वेपराइज होंगे, जाहिर बात है, और चार और ऐश जो होगी वो पीछे रह जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन है, यानी तीसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या हो गया, ड्राइंग, दूसरा स्टेप कौन सा हो गया, पायरोलिसिस, और तीसरा स्टेप हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन में हमने एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑक्सीडेशन जोन, हमने एयर को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, यानी हमने एयर का इस्तेमाल करना होता है। ऑक्सीजन जो होगा वो कार्बोनेशियस मटेरियल के साथ रिएक्ट होगा और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमने टेम्परेचर रखना है 975 टू 1275 केल्विन, हमने टेम्परेचर मेंटेन रखना है। इसमें जो मेन रिएक्शन होगा वो होगा कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन CO, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन वाटर, यानी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। फिर हमारे पास अगला प्रोसेस जो होगा वो होगा रिडक्शन। रिडक्शन में हमने क्या करना है, हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ द लिग्नोसेलुलोज कंपोनेंट्स विद प्रोडक्शन ऑफ चार एंड वोलेटाइल। रिडक्शन में क्या होना है, हमारे पास थर्मोकेमिकल डीकम्पोजिशन होनी है, ठीक है, किसकी होनी है, लिग्नोसेलुलोज की होनी है, और हमें साथ में क्या प्रोड्यूस होने हैं, चार एंड वोलेटाइल साथ में प्रोड्यूस होने हैं। मेन गैसिफिकेशन रिएक्शन इसमें हमारा कौन सा होते हैं, हम जो अब नीचे सारे जो है ना मेन गैसिफिकेशन रिएक्शन होंगे जो रिडक्शन में होते हैं। सबसे पहला होता है वो है तो बोर्डोड रिएक्शन होता है, सबसे पहला जो होता है, ठीक है, बैलेंस बिटवीन द रिएक्टर ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बन एंड इट्स फेजेस एंड इट्स गैसियस फेजेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि बोर्डोड रिएक्शन जो है उसमें हमारे पास क्या होना है, उसमें हमारे पास बैलेंस मेंटेन होना होता है बिटवीन द रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड इट्स फेजेस, यानी कि कार्बन के रिएक्शंस में और जो उसके गैशियस फेज जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है उनके दरमियान में हमारे पास वो बैलेंस मेंटेन होना है। देखिए हमारे पास रिएक्शन ऑफ कार्बन कौन सा है, मतलब जो बायोमास मटीरियल में कार्बन है वो, और उसका जो गैशियस फेज है यानी वो जलने के बाद जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होते हैं वो, यानी इनके दरमियान में हमें बैलेंस मेंटेन करना होता है। रिडक्शन में जो पहला प्रोसेस है वो है बोर्डोड रिएक्शन और वो ये काम करता है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस है वो है स्टीम रिएक्शन। स्टीम रिएक्शन में हमारे पास क्या होना है कि कार्बन ने वाटर के साथ रिएक्ट करना है और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी है। वाटर शिफ्ट रिएक्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्ट करके हमारे पास वाटर प्रोड्यूस कर रही है। मिथेनेशन में हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस होगी। और फिर हमारे पास जो है ना इन सब प्रोसेस में हीट चाहिए होगी रिडक्शन प्रोसेस में। अगर कंप्लीट गैसिफिकेशन होनी है तो जब कंप्लीट गैसिफिकेशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन जो होगी सारी बर्न हो चुकी होगी, ठीक है, या फिर रिड्यूस हो चुकी होगी किसी दूसरे मटेरियल में, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड में मटेरियल हो चुकी होगी या कुछ मिनरल मैटर में वो तब्दील हो चुकी होगी, दैट इज वेपोराइज, जो फिर वेपोराइज कर दिया जाता है, ठीक है। द रिमेन्स आर ऐश एंड सम चार, ये हमारे पास बच जाता है वो क्या होती है, वो ऐश और चार होते हैं, ठीक है। अब ये तो था हमारा ओवरऑल गैसिफिकेशन प्रोसेस। अब मैं इसको रिवाइज करवा दूँ स्पीड से। स्पीड रिवीजन में देखें हमारे पास क्या होना है, सबसे पहले ड्राइंग होनी है। ड्राइंग में हमने क्या करना है, 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि सारा का सारा वाटर रिमूव हो जाए एज अ स्टीम। यहाँ पे हमारा जो फ्यूल होगा वो डिकम्पोज नहीं होगा। ड्राइंग के बाद अगला काम है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में हमने हाई टेम्परेचर पे जो हमारा बायोमास होगा उसकी डीकम्पोजिशन करनी है, लेकिन हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है। जब डीकम्पोजिशन होगी तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स उड़ जाएंगे, चार और ऐश पीछे रह जाएंगे। फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होगा उसमें हमने क्या करना है, हमने एयर को इंट्रोड्यूस करवाना है। जो एयर होगी वो रिएक्ट करेगी कार्बोनेशियस मटेरियल से। टेम्परेचर हमने 975 टू 1275 रखना है। अगला प्रोसेस हमारा रिडक्शन है। रिडक्शन में हमने क्या करना है कि हमने थर्मोकेमिकल डीकम्पोजिशन करनी है और इसमें जो है बोर्डोड रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड के दरमियान हमारा वो रहता है, क्या कहते हैं उसे, बैलेंस मेंटेन होता है। इसके अलावा हमारे पास स्टीम रिएक्शन, वाटर शिफ्ट रिएक्शन, मेथनेशन होती है। उसके बाद ये रिडक्शन था। रिडक्शन में हमें हीट चाहिए होती है और अगर हमारी जो कंप्लीटली गैसिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके एंड में हमारे पास सारी की सारी कार्बन बर्न हो चुकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है और साथ में वो अदर मिनरल मैटर्स बना देती है जो कि वेपराइज हो जाते हैं, और जो पीछे बच जाता है थोड़ा बहुत वो होता है ऐश और संचार।
उसके बाद हमारे पास है कि हम गैसिफिकेशन प्रोसेस जो है उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उनको क्लासीफाई करते हैं हम किसकी बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। गैसिफिकेशन जो प्रोसेस है ना उसको हम इन फॉलोइंग बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि हमारे पास या तो जो रिएक्शन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हुआ है, ठीक है, या तो रिएक्शन एक्सटर्नल प्रेशर पे हुआ है। फिर अगली बात यह है कि गैसीफायर टाइप कि कौन सा गैसीफायर इस्तेमाल हुआ है, फिक्स्ड या फिर फ्लूइडाइज्ड, ठीक है। और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और अदर। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल किया है इस पर भी डिपेंड करता है हमारा गैसिफिकेशन प्रोसेस की टाइप। और इसके अलावा हम किस तरह से हीट कर रहे हैं, या फिर हमारी हीटिंग वैल्यू 4 से 6 मेगा जूल पर न्यूटन मीटर क्यूब है, या 12 to 18 है, या 14 मेगा जूल पर न्यूटन मीटर क्यूब है। और उसके बाद हमारे पास ये स्कीमेटिक डायग्राम है इसकी, ठीक है। और इसके बाद एडवांटेजेस हैं कुछ गैसिफिकेशन के कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बायोमास होते हैं वो हमेशा वाइडली अवेलेबल होते हैं और अवेलेबल एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि हम बायोमास का इस्तेमाल कर देते हैं तो हमें दोबारा से बायोमास ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बायोमास क्या है, सिर्फ प्लांट्स वगैरह से ऑब्टेन होना ना, तो हमारे पास वो इजीली ऑब्टेन हो जाता है, क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे पास दोबारा से रिप्लेसेबल है, तो हम कहते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। और ये कार्बन न्यूट्रल मटीरियल है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जितना कार्बन प्लांट्स ने अपना एब्जॉर्ब किया था जब हम उसकी बर्निंग वगैरह करते हैं, जब हम उसकी ये सारा कुछ गैसिफिकेशन वगैरह करवाते हैं, तो उतना ही कार्बन निकलेगा जितना कार्बन प्लांट में था। उसके अलावा हमारे पास है कि इट रिड्यूस द ओवरऑल रिलायंस ऑफ द फॉसिल फ्यूल। देखें हमारे हम जो एनर्जी है, एनर्जी के लिए सारा अभी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस है हमारी। अगर बायोमास से हम एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं तो हमारी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल से हट जाएगी और बायोमास पे हम बायोमास से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। और बायोमास है भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जबकि फॉसिल फ्यूल है वो तो खत्म होने वाले हैं। और ये हमारा जो होता है फॉसिल फ्यूल से लेस एक्सपेंसिव भी होता है प्रोसेस, ठीक है। और हमारे पास जो होता है ना, जो बायोमास वाली एनर्जी है, ये हमारे पास कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एक रेवेन्यू के तौर पे काम होती है। क्योंकि देखें कंपनीज जो होती हैं वो अपना जो बायोमास वेस्ट होता है उसको, मतलब जो उनके पास बायोमास वेस्ट ऑब्टेन होता है उसको वो पहले ज़ाया कर देती है ना। अगर वो इसी बायोमास से एनर्जी लेने लग पड़े तो उनकी अपनी जो इंडस्ट्री होगी उसकी अपनी एनर्जी की ज़रूरियात उसके अपने ही वेस्ट मटीरियल, उसके अपने ही बायोमास वेस्ट से पूरी हो सकती है। तो इस तरह सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इसके अलावा लेस गार्बेज इन लैंडफिल्स, कि अगर हम बायोमास जो होता है इसका हम इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास जो गार्बेज होता है वो 60 to 90% रिड्यूस हो जाएगा जो लैंडफिल्स में हम डिस्पोज करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमारा जो मैक्सिमम होगा बायोमास वो तो इस्तेमाल हो जाएगा, तो बायोमास एज गार्बेज जो फेंका जाता था वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गैसिफिकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।